अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हिस्ट्री और जियोग्राफी का पेपर आपका कंप्लीट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीट पेपर है। उर्दू इंग्लिश मीडियम में दोनों है। और ये आज मेरा मतलब मैंने पहले ही काम करके रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव पे सारा मार्क कर लिया है। इसी तरह आपके जितने भी 10 के 10 वर्जन के जो सब्जेक्टिव थे वो भी मैंने मतलब उर्दू इंग्लिश मीडियम के मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं। तो आज क्योंकि मुझे पता था याद करने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मैंने क्या किया कि सारे के सारे वर्जन से क्वेश्चन आंसर सारे निकाल लिए। और मैंने कहा अब बच्चों को मैं समझा देता हूँ। तो बेटा हम पहले सब्जेक्टिव करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे। और इसमें ना कंप्लीट है, मतलब 10 के 10 वर्जन, इधर उधर घूमने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैठें आराम से और अपना मोबाइल लगाएं, साथ रजिस्टर ले लिया करें, कोई हेडिंग पॉइंट्स वगैरह लिख लिया करें। बात चीज़ें अब जैसे पहले हमारा पेपर था ना मैथ का था या इस तरह की कोई चीज़ है, वो सिर्फ सुननी होती है। लेकिन ये जो चीज़ है ना जियो एंड हिस्ट्री, ये इसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आपको याद करने होते हैं। तो कोशिश करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा पॉइंट बनाने में। लेकिन ये है, फिर भी मैंने इसको आज आज के लेक्चर ना बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। मैंने इसमें ना मतलब इमेजेस का यूज़ किया है ताकि आपको ना समझने में आसानी हो, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही चीज़ें तो कल पेपर में आनी है। तो फिर हमें ये चीज़ें याद नहीं होंगी तो कैसे हम उस चीज़ को करेंगे। तो आज इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। बेटा उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, और मैं बड़ा फिक्रमंद था। हालांकि आप देख लें कि कोई भी चैनल किसी ने भी मैथ्स नहीं समझाई, हमने एमसीक्यूज भी मार्क करके दिए हैं, सब्जेक्टिव मैथ की डिटेल में सारा पेपर पढ़ाया, आपको तैयार करवाया। लेकिन फिर भी मुझे ना थोड़ी सी आपकी मैथ की टेंशन थी, क्योंकि मैथ यार जितनी कर लो फिर भी कम रह जाती है, मतलब फिर भी कोई ना कोई इशू होता है। तो आपने बेटा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ मैथ का। हाँ, ये तो नहीं आप कह सकते कि सर पे कोई क्वेश्चन ऐसा आया जो आपने नहीं हमें कराया, वो तो मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह क्वेश्चन तो वही आए होंगे। लेकिन यार फिर भी हो जाता है बाज़ हमारे बच्चों से। तो आपने बेटा कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपका पेपर मैथ का कैसा हुआ है। और बेटा वीडियो को आपने ना लाइक करना है। आप लाइक नहीं करते यार, इतने व्यूज़ होते, मतलब मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। अब आज आज का आप लेक्चर देखना, आपको लगेगा आप कोई सीएसएस की क्लास ले रहे हैं। मतलब मैंने इस पे ये मेरी देर क्यों हो जाती है इसको तैयार करने में, मतलब मैं आपको एक ऐसा बना के देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसा मज़ा आए, उसको लेक्चर लेते सुनते हुए मज़ा आए। तो भी इतनी मेहनत करता हूँ यार, आप लाइक तो किया करो। तो वीडियो को यार अभी लाइक कर दो, फिर आप भूल जाते हो, ऐसे लेक्चर में खो जाते हो। तो आप पहले लाइक करो फिर आगे चलो। वीडियो को लाइक करो और थैंक्स का कमेंट तो अगर बनता है तो कर दो, नहीं बनता तो ना करें, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ये हमारा कंप्लीट है, मतलब ये ऑल इन वन वीडियो है। तो पहले हम सब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, मैंने ना आज, आप यकीन करें मैंने इसमें बड़ी मेहनत की है। मेहनत इस सेंस में की है, पहले तो मैंने ना सारे पेपर से क्वेश्चन निकाले सारे के सारे वर्जन से। अब देखिए, टीचर की जो किसी बच्चों के तरफ तवज्जो इस चीज़ से जाहिर करती है। अब हालांकि क्या पता आपको भी 2-3 वर्जन तो आपको भी मिल गए होंगे यूट्यूब पे। तो मैंने क्या किया, इनको इस तरह अरेंज किया, हालाँकि पेपर में तो इस तरह था ना कि कोई क्वेश्चन कहीं आ रहा है, कोई क जो आपस में रिलेटेड भी हैं। अब देखिए 5 नंबर का ये था, 6 का ये है, लेकिन ये अलग-अलग पेपर में है। मैंने इनको इकट्ठा जोड़ा है। क्यों? एक ही कॉन्सेप्ट है। फिर मैंने कोशिश की है, जो मार्क्स उनके ज़्यादा हैं और वो आसान हैं, उनको पहले रखा है, ताकि जो आप पहले याद करते हैं ज़्यादातर वो अच्छे याद हो जाते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह इनको तरतीब दी है, जिनके मार्क्स जैसे 5 है और सिर्फ़ 4 पॉइंट है। यानी मैंने इनको बड़ी इनकी तवज्जो दी है इसकी अरेंजमेंट में, ठीक है? तो बेटा वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और दोस्तों को बताओ यार, ऐसा चैनल है जिस पे मतलब 100% पेपर भी आ रहा है और सर समझा भी रहे हैं, तो उनको भी बताया करो, ठीक है? तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा हमारा है, अब बंगाल की तक़सीम के बाद हिंदुओं का रद्द-ए-अमल क्या था? डिस्क्राइब द हिंदूज़ रिएक्शन आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे भी दूँ तो आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा बेटा, अगेन कह रहा हूँ, आपने इधर-उधर नहीं फिरना, क्योंकि मेरी आदत है भई, मैं तसल्ली से क्वेश्चन बताता नहीं हूँ, आपके माइंड में घोल के डालता हूँ। तो इसलिए भई मैं तो आराम-आराम से समझाऊँगा और आपको याद करवा के भेजूँगा। तो इसलिए पुरसुकून होके आराम से बैठ के ये मेरी बातें सुननी है, क्योंकि सुबह यही पेपर में आने वाली है। ठीक? अच्छा, बंगाल की तक़सीम उस वक़्त आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा कि ये है क्या? हिंदुओं का रिएक्शन तो चलिए, रिएक्शन तो हम पढ़ लेते हैं कि होता क्या है, लेकिन ये तक़सीम बंगाल है क्या? अच्छा बेटा, हुआ क्या था, ये ना लॉर्ड कर्ज़न था,
ये जो अब बांग्लादेश है ना आपका, अब जो बांग्लादेश है, ये पूरा, ये बांग्लादेश था। तो जब ये इंडिया, पाकिस्तान इकट्ठा होता था, तो ये बांग्लादेश ये भी इकट्ठा ही होता था, सारा बरसगीर कहलाता था। तो ये बहुत बड़ा सूबा था और इन अंग्रेज़ों से ये सँभाला नहीं जा रहा था। तो उन्होंने इसको एक साइड को ईस्टर्न बंगाल और एक को वेस्टर्न बंगाल, यानी 2 में तक़सीम कर दिया था। रीज़न तो ये थी। अच्छा फिर इसमें ना इन्होंने किस हिसाब से डिवाइड किया था कि जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे ना, तो वहाँ पे मुसलमानों का सूबा बना दिया और जहाँ हिंदू ज़्यादा थे, वो हिंदुओं का बना दिया। ठीक है? अब जब ये तक़सीम किया अंग्रेज़ों ने 2 सूबों में बंगाल को, ये जो अब बांग्लादेश है, अब क्वेश्चन हमारा ये है कि हिंदुओं का क्या रद्द-ए-अमल था? और आगे मुसलमानों का भी है, ये 11 नंबर की क्वेश्चन है 2, इसलिए मैं थोड़ा-सा इसको बता रहा हूँ। अच्छा बेटा, जो हिंदुओं का रद्द-ए-अमल समझने से पहले एक बात आप सुन लें, ये जो बंगाल था ना, ये वाला पूरा एक मुल्क ही था, समझ लें सूबा क्या था। ये वैसे तो इसमें आधे मुसलमान रहते थे, आधे हिंदू रहते थे, लेकिन इस पे होल्ड जो था ना ज़्यादातर हिंदुओं का था। मतलब हिंदू इसमें ज़्यादातर तिजारत में थे, बिज़नेसमैन थे, तो पूरे के पूरे बंगाल पे किसका होल्ड था? हिंदुओं का। अब जब उन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया, अब वो जो मुसलमानों वाला ज़्यादा बंगाल का हिस्सा था, अब वो तो होल्ड सारा मुसलमानों पे चला जाना था। तो यही तकलीफ हिंदुओं की थी। तो अब हम देखें आंसर की तरफ आए हैं कि बंगाल की तक़सीम पर हिंदुओं का अमल जो है वो सही नहीं था। वो मुखालफ़त उन्होंने की थी और मुखालफ़त भी बहुत बड़ी। 1905 में जब इस बंगाल को तक़सीम किया, तो हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा इसकी मुखालफ़त की और मुखालफ़त ऐसी की थी, तो रैलियाँ निकाली। रैली तो यहाँ किताब में लफ्ज़ लिखा हुआ है, रैलियाँ निकाली। मैं आपको दूँ, उन्होंने बड़े दंगे-फ़साद किए, बड़ी मतलब उन्होंने पूरे के पूरे बंगाल में लड़ाई झगड़े, जैसे होते हैं ना रोड ब्लॉक, हर चीज़ आग लगा देना, ये वो, ये सारी उन्हीं की फुटेज है आपको जो नज़र आ रही है। मतलब उन्होंने तो बुरा हाल करके रख दिया था। तो ये उनका रद्द-ए-अमल था। ख़ैर अच्छा ये बेटा, ये आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन हमने भई इसको याद भी करना है। तो आपने क्या करना है, ये एज़ इट इज़ बहुत मुश्किल करेगी, आप पॉइंट बनाएँ। मतलब मैंने इसमें 4 चीज़ें याद करनी है कि हिंदुओं ने इसकी मुखालफ़त की थी। उन्होंने रैलियाँ निकालना शुरू कर दी और फिर एक तहरीक भी बना दी। यानी ना एक तहरीक बना दी, स्वदेशी तहरीक। उसने कहा, एक तहरीक बनाई, उन्होंने कहा भई जो अंग्रेज़ों ने क्योंकि ये तक़सीम कर दिया बंगाल, इनकी चीज़ों का, मसनूआत का, सारों का बायकॉट करो। हम मकामी चीज़ें खरीदेंगे, इनकी नहीं खरीदेंगे। तो ये बेटा 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो। इंग्लिश वाले भी अपने पॉइंट इस तरह मार्क कर लेंगे कि हिंदुओं ने इस तक़सीम की मुखालफ़त की थी, ठीक है? और उन्होंने कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में उन्होंने क्या किया कि बड़ी-बड़ी रैलियाँ निकाली, एहतजाज शुरू कर दिए, मारपीट शुरू कर दी। अगर आप ये चीज़ लफ्ज़ लिख दोगे ना, तो कोई मसला नहीं है मारपीट, क्योंकि जब आप 9th में जाओगे तो ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ये यूँ समझ लें कि मैं 9th की पाक स्टडीज़ के वर्ड बोल रहा हूँ। मारपीट शुरू कर दी, आग आग लगा दी, पूरा कलकत्ता उन्होंने इस तरह कर दिया था। दूसरे, उन्होंने एक स्वदेशी तहरीक शुरू कर दी, स्वदेशी तहरीक। उसका क्या मकसद था? उन्होंने सारे मतलब बरसगीर में सारों को इकट्ठा कर लिया, भई अंग्रेज़ तो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे, तो इनकी चीज़ों का बायकॉट करो। बेटा डन हो गया क्वेश्चन। मुखालफत की थी, रैली निकाली थी, एक तहरीक जिसका नाम स्वदेशी तहरीक थी शुरू कर दी थी और उसका मकसद क्या था तहरीक का कि भाई अंग्रेज़ों की चीज़ों का बायकॉट करो। तो ये 4 पॉइंट आपने इसमें लिखने हैं 5 नंबर। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भई फिर तक़सीम बंगाल पे मुसलमानों का रद्द-ए-अमल क्या था? अच्छा देखिए मैंने ये आपको सारा सिनेरियो सुनाया इसीलिए है। अब आपके ख़्याल में मुसलमानों जो सूबे को 2 में डिवाइड किया था, आपके ख़्याल में मुसलमानों का क्या रद्द-ए-अमल होना था? भई उनका तो फ़ायदा हो गया, सारा हिंदुओं का कंट्रोल था। जब उन्होंने देखा कि हमें एक अलग अपना सूबा मिल रहा है, तो वो तो खुश हो गए। उन्हें पता था अब तो मुसलमान तरक्की करेंगे। तो उन्होंने जो हिंदुओं की स्वदेशी तहरीक थी, उसमें भी कहा हम नहीं भई तुम्हारे साथ हिस्सा लेते। अच्छा ये क्यों लिखा हुआ है कि क्यों हिस्सा नहीं लिया? जब बरसगीर में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होते थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई काम होता था, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाते थे। तो लेकिन इसमें वो इकट्ठे नहीं हुए, वो क्योंकि ये तो मुसलमानों का फ़ायदा था। तो फिर अ, हमने इस क्वेश्चन में हमने क्या बात की कि एक तो मुसलमान खुश थे, एक बात, क्योंकि उन्हें तरक्की का मौका मिल रहा था। दूसरी बात, स्वदेशी तहरीक में उन्होंने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। तीसरी बात, आखिरी बात फिर क्या हुआ
हिंदुओं ने, क्योंकि मुसलमान साथ नहीं मिले, उन्होंने मुसलमानों पे भी हमले शुरू कर दिए। तो ये असल हिंदुओं की बरसगीर में जो है, इंडिया में, ये असल उनकी हकीकत थी। वो वैसे मुसलमानों के साथ होते हैं, अंदर से नहीं होते थे। तो खैर बेटा, मुसलमानों और हिंदुओं का रद्द-ए-अमल आपको क्लियर हो गया होगा, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। मुसलमानों का क्या रद्द-ए-अमल था? मुसलमान खुश थे। क्यों खुश थे? तरक्की का मौका मिल रहा था। स्वदेशी तहरीक में उन्होंने हिस्सा लिया? नहीं लिया। फिर इस पे हुआ क्या? हिंदुओं ने मुसलमानों पर ही हमला शुरू कर दिया। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक? ये भी 5 या 6 नंबर का था। इसके बाद बेटा दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि गिव द रीज़न द सेंडिंग क्रिप्स मिशन टू इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। हुकूमत ने बरतानिया के क्रिप्स मिशन को हिंदुस्तान भेजने की वजह बयान करे। भाई ये क्रिप्स भला आप क्या सोच रहे हैं? ये क्रिप्स जो है, एक बंदे का नाम है। तो उसको बरतानिया ने भेजा था। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा सिनेरियो बताता हूँ, ये सीन क्या है क्रिप्स मिशन वाला। ये जो आपको ये बंदा नहीं नजर आ रहा है, ये वाला, ये 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 उसी वक्त की तस्वीरें हैं एग्जैक्ट। क्रिप्स, ये एक पूरा यानी इनका ग्रुप आया था, क्रिप्स मिशन जिसे कहते हैं। 22 मार्च का दिन था जब आपके फाइनल हो रहे होते हैं, तो उन्हीं दिनों ये आया था। अच्छा यार, ये जो अंग्रेज होते थे, आए कहाँ थे? बरे सगीर में आए थे। इंडिया और सॉरी, मुसलमान और हिंदुओं को जो बड़े बड़े रहनुमा थे, जैसे हिंदुओं का गांधी था, हमारा कायदे आजम अल्लामा इकबाल, ये इस तरह के, इनके पास ये आया था बरतानिया से, ठीक है? तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये जो बरतानिया से क्रिप्स का पूरा ये मिशन आया था, इसकी वजह क्या है? हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? तो ये जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज मतलब पहले से थे, उन्होंने यूं कह लें कि वफद भेजा है जी, ठीक है? बंदे, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसकी सरबराही में, इसका नाम ही क्रिप्स था, ठीक है? तो इसकी वजह क्या थी? क्यों भेजा था भाई? तो असल में बेटा इसमें भी एक कहानी छुपी है। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं, आपके पेपर्स हैं, वरना इतनी मज़े-मज़े की बातें आपको सुनाऊँ मैं। बेटा हुआ ये था, मैं कोशिश करूँगा वही बातें करूँ जो यहाँ लिखी हुई ताकि आपको याद भी हो। हुआ ये था कि जब दूसरे जंग अज़ीम, आपने नाम ही सुना होगा, लेकिन उसमें बड़े मज़ेदार फैक्ट्स भी हैं आपके लिए। जब दूसरी जंग अज़ीम हुई, तो ये दूसरी जंग अज़ीम, आप इसका नाम सुना होगा, लेकिन इसकी जो पूरी स्टोरी है, जब आप कभी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे। ये मुल्कों की जंग थी। इधर हमारा बरतानिया, हमारा क्यों, उन्हीं का ही है, हम क्यों अपने गल में डालें। मतलब ये बरतानिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे अंग्रेज़, इधर से अंग्रेज़ इकट्ठे हो गए, उधर से हिटलर जो था, जर्मनी, और फिर अच्छा, जर्मनी का वो हिटलर, और फिर उसके साथ यार हमारे मुसलमान, हम इतने इंटरेस्टेड क्यों थे? हमारा जो वो खिलाफत उस्मानिया थी ना, वो हमारी थी। हम उसे अपना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उस वक़्त पूरा खिलाफत उस्मानिया के अंडर, ये आप ड्रामा अगर किसी ने देखा हो, उस्मान और अर्तुगरुल चल रहा है, वो उस खिलाफत उस्मानिया एक बहुत बड़ा मुसलमानों की एक स्ट्रेंथ होती थी। वो मिल गई जर्मनी के साथ। बात समझ आ रही है? आप सिनेरियो को समझे। वो जर्मनी के साथ मिल गए, खिलाफत उस्मानिया वाले। अब हम बेचारे बर्रे-सगीर वाले मुसलमान, हमारे दिल तो थे कहाँ पे? तुर्की की तरफ, खिलाफत उस्मानिया की तरफ, लेकिन हम अंडर तो रहते थे बरतानिया के, अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। तो लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जर्मनी जीत रहा था। अच्छा, मेन जंग थी ना, जो मेन जंग थी वो अ, जापान था, और इधर से ये अंग्रेज थे। इन 2 की जंग थी। लेकिन जापान ने फिर जर्मनी इकट्ठा किया, हमारी सल्तनत उस्मानिया पूरी इकट्ठी की। वो उस साइड वाले वो इकट्ठे कर लिए, और इधर इनकी। लेकिन ना जापान जीतता जा रहा था, जीतता जा रहा था। तो बर्रे सगीर पे जो अंग्रेज थे यानी बरतानिया वाले, अब इन्होंने कहा यार ये ना, हम तो जापान से हार जाएँगे, और ये जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं हमारे मुल्क, ये ना हमसे थोड़े से मुतनफ़िर हो जाएँ, भाग जाएँ। तो उन्होंने अपने वो अंग्रेज़ को भेजा कि भई जाके इनके मुसलमानों के बरसगीर के रहनुमाओं से मिलो, और इनसे ना, मतलब उनसे मीठी-मीठी बातें करो, आप बस यूँ समझ लो, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि जी हम तो आपके आइन बनाएँगे, और आपकी तो सूबे बना देंगे, ये इस तरह की चीज़ें करके भेजा, ठीक है? तो मेरे ख़्याल में आपको थोड़ा-सा सिनेरियो समझ आ गया, अब हम पॉइंट पे आते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। दूसरे जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया की पोज़ीशन कमज़ोर हो गई, जापान जीत रहा था। आप जीत लिख लें या फ़तूहात मुश्किल लफ़्ज़ लिखें, ज़रूरी नहीं है। बरतानिया की पोज़ीशन क्या हो गई? कमज़ोर, जापान जीत रहा था,
तो इन हालात को देखते हुए बर्तानिया ने क्या किया, जो उसके अंडर काम करते थे मुल्क, एक नहीं था, इन्होंने बड़ों पे कब्जे किए हुए थे। बरसगीर तो एक था, बहुत ज्यादा कब्जे किए हुए थे। तो इन हालात में बरतानवी हुकूमत थी, उन्होंने कुछ आईनी इंतजामात पर हिंदू मुस्लिम इत्तफाक राय हासिल करने के लिए स्टेफिड क्रिप्स, ये नाम उस बंदे का, इस बंदे का, स्टेफिड क्रिप्स को भेजा। कब? 1942 में हिंदुस्तान भेजा था। अब देखिए इसमें बात हमें, मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी, हमें पॉइंट कौन से याद करने हैं? दूसरी जंग अजीम, बरतानिया की पोजीशन कमजोर, जापान जीत रहा था। इन हालात को देखते हुए बरतानवी हुकूमत ने, अच्छा देखिए पूरे आंसर का बस ये है, आईनी इंतजामात पर हिंदू मुसलमान इत्तफाक, यानी जो हमारे कानून या आइन के इंतजामात थे उन पर हिंदू और मुसलमानों का इत्तफाक लेने के लिए स्टिफर्ड क्रिप्स को भेजा 1942 में। ठीक है, मेन आंसर ये है। बाकी सारी कहानियां आप भी लिख देना जो आपने सुनी है। डन हो गया बेटा, ये भी 5-6 नंबर का था आपका। अच्छा जी, वो देखिए जो मैं आपको बात कह रहा था कि वो क्रिप्स मिशन, मतलब हमें जानबूझ के बहलाने आया था, असल तो क्या करना था उन्होंने। तो अब क्वेश्चन ही हमारे पास ये आ गया है, मैं बातें भी वही कर रहा हूँ, वरना और भी बातें बड़ी करने की जो आपके सवाल में था कि आपके माइंड में रहे, आप याद रखें। क्रिप्स मिशन की तजावीज लिखे, मतलब प्रपोजल लिखे। तो यानी जब ये मिलने आया अंग्रेज, यार ये बड़े, इनके मुंह पे देखें कैसे मतलब हंसियां होती हैं, अंदर से बड़े वो होते हैं। अब हमें कह रहे हैं कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ये 4 पॉइंट है, यही हमसे पूछ रहा है क्या उसने तजवीज दी हमें, आके क्या कहानी डाली, क्या चूरन बेच। उसने पहले तो कहा कि हम ना डोमेनियन रियासत बनाएंगे। अब डोमेनियन स्टेट क्या होती है? अच्छा ये क्या पढ़ रहे हैं हम? क्रिप्स मिशन की जो तजावीज़ थी, उसने क्या प्रपोज़ल दिया मुसलमान हुक्मरान या रहनुमाओं को? आपने पॉइंट याद रखें। पहली बात उसने कहा कि डोमेनियन स्टेट बनेगी। डोमेनियन स्टेट आप बस सिंपल यूँ समझ लें कि जो सॉरी बर्तानिया के अंडर रहेगी और बर्तानिया उसमें बहुत ज़्यादा तरक्कियों के काम करेगी। तो बस, लेकिन आप पहला पॉइंट क्या है? डोमेनियन स्टेट बनाएगी, डोमेनियन रियासत बनेगी हिंदुस्तान, ठीक है? एक बात। दूसरी, इसमें दस्तूर साज असेंबली कायम की जाएगी, आइन बना करेंगे, दस्तूर बनेंगे जो आपकी मर्ज़ी के होंगे। 2 बात हो गई। तीसरी बात, सूबे की मर्जी होगी या वो इंडिया में रह ले या आजाद हो जाए, इंडियन यूनियन वही जो वो बनाने जा रहे थे, मतलब हम जोर नहीं डालेंगे, आप आजाद होंगे। चौथी बात, कॉमनवेल्थ में भी आपके लिए आजादी होगी। कॉमनवेल्थ आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, कॉमनवेल्थ अब भी यानी एक यूं समझ लें कि एक पूरा ब्लॉक है जो जितने भी मुल्क हैं जो कहते हैं भाई बरतानिया जो है हमारा, हमारी सरपरस्ती करे, हमें कोई मसले हो तो बरतानिया हमारी हेल्प करे, और वो एक पूरा ब्लॉक है, तो उसको हम कॉमनवेल्थ कहते हैं। तो वो कह रहा था कि आपकी मर्जी होगी, यानी उस इंडियन यूनियन की मर्जी होगी वो हमारे कॉमनवेल्थ में आ जाए या आजाद रहे, मर्जी है आपकी। तो ये प्रपोजल दिया उन्होंने मुसलमान रहनुमाओं को, ठीक है। हालांकि एम ही थी, जानबूझ के, वो हार रहा होता है ना बंदा तो इस तरह की चीजें करता है। खैर, अब हम पॉइंट याद करवाने लगा हूं। पहला, डोमेनियन स्टेट बनेगी, डोमिनियन रियासत बनेगी हिंदुस्तानी यूनियन। दूसरी बात, दस्तूर साज असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलियां बनेंगी जो कि आइन बनाएंगी। तश्कील लाजमी नहीं है, आप तश्कील मश्कील आप लफ्ज आप कहें, आइन बनाने के लिए एक दस्तूर साज असेंबली कायम की जाएगी। 2 बात होगी। सूबों की मर्जी होगी या वो इंडियन यूनियन में शामिल हो जाएं, हमारे साथ शामिल हो जाएं या फिर आज़ाद रहें, कोई मसला नहीं है। और इंडियन यूनियन कॉमनवेल्थ में शामिल होने के लिए आज़ाद थी, मर्जी या आ जाए ना आ जाए, मतलब यूं शो करा रहे हैं कि यार हम तो आपको आज़ादी दे रहे हैं, हालांकि नहीं, ऐसा नहीं था। बेटा 5 पॉइंट है, याद रहेंगे ना? डोमेनियन रियासतें बनेंगी, दस्तूर साज असेंबली बनेगी, सूबों को आज़ादी मिलेगी, वो आए या आज़ाद रहें, और कॉमनवेल्थ में भी आज़ादी होगी। तो ये 5 पॉइंट, ये भी 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, तहरीक खिलाफत कब शुरू हुई? ये बेटा इंग्लिश का मैंने क्यों नहीं किया? मैं बेटा इसका ना आंसर कमेंट में लिख के, वो मुझसे मिस हो गया, पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिखा। मैं आपका ना कमेंट में पूरा आंसर लिख के, समझ लें, मैं आपका कमेंट में लिख के उसको पिन कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। व्हेन खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड एंड हु आर द मेन लीडर्स? तहरीक खिलाफत कब शुरू हुई, उसके रूहे रवां कौन थे? अच्छा बेटा,
ये तहरीक-ए-खिलाफत अब क्या थी, आपको मैंने समझाया है ना थोड़ा-सा कि जो खिलाफत-ए-उस्मानिया थी ना, वो मुसलमानों के लिए सिर्फ़ यहाँ लिखा हो ना हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, ओ भई वो तो पूरे मुसलमानों के लिए उसका एहतराम था। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ जो हमारा मक्का, मदीना ये सारे खिलाफत उस्मानिया के अंडर आती थी चीज़ें। मतलब उन्हीं के कंट्रोल में थी, अरबों के पास नहीं थी। ये तो 1942 में उस वक़्त तो अरब कुछ भी नहीं थे, तो बाद में तेल निकला और वो अरब जो है ना वो कुछ से कुछ बन गए। उस वक़्त तो उनके पास मतलब ये चीज़ें नहीं थी। तो वो खिलाफत उस्मानिया का पूरा ही और बहुत दूर-दूर तक फैली हुई थी खिलाफत उस्मानिया। तो मुसलमान जहाँ भी रहता था, उसके दिल में एहतराम होता था, एक बात हो गई। अच्छा, अब मैंने बताया जंग अज़ीम में तुर्की किसके साथ था? जर्मनी के साथ और जापान के साथ। अच्छा, हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि भई जापान जीत रहा था और तो ये ब्रिटानिया या जो जितने भी सारे अंग्रेज़ थे, ये हार रहे थे। अच्छा, हो यही रहा था, लेकिन इन उल्लू के पट्ठों ने क्या किया वो आपने नाम सुना है हिरोशिमा और नागासाकी उन पे एटम बम गिरा दिए। अब जब वो एटम बम तो होता है पूरे शहर, तो शहर तबाह कर देता है और ये तो इंसानी हकूक के खिलाफ होते हैं। वो जीत रहे थे, इन्होंने क्या किया अमेरिका ने एटम बम गिरा दिए। जब एटम बम गिराया ना तो जापान फिर भागे, ज़ाहिर है यार। एक एटम बम गिराया, हिरोशिमा तबाह हो गया, दूसरा गिराया, नागासाकी तबाह हो गया। और इस तरह तो मतलब उन्होंने अपने लोग नहीं बचाने थे, वो तो उन्होंने फिर छोड़ दिए थे और उन्होंने कहा हमें भाई हमें अपने लोगों की जान प्यारी है, हम इस तरह थोड़ा ना, वरना तो वो जीत रहे थे जापान भी। अच्छा, जब वो पूरा क्योंकि वो जापान फिर वो अ, जर्मनी और फिर पूरा तुर्की जो जीत रहे थे, जब ये बम गिराना शुरू कर दिए तो उन्होंने फिर हार मान ली। अब जब हार मानी तो अब अंग्रेज़ों ने कहा कि ये जो उनके साथ थे हमारे खिलाफ, उनकी अब खैर नहीं। अब तुर्की था उनके खिलाफ यानी अंग्रेज़ों के। तो फिर मुसलमान चूँकि यहाँ रहते थे और तुर्की के बरसग़ीर में और यहाँ अंग्रेज़ भी थे बरतानिया के, तो उन्होंने एक तहरीक शुरू की कि भई तुर्की ने आपके साथ ये किया है ना, तो उसने अपनी वजह से नहीं किया, वो उनके साथ था, लेकिन आप तुर्की को कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है? जो तुर्की की खिलाफत है, उसको बचाने के लिए ये तहरीक शुरू की गई थी, तहरीक-ए-खिलाफत। बेटा सिनेरियो समझ आया? यानी 2 भाई थे, बीमा नाम था उस बूढ़ी औरत ने जो जिसके 2 बेटे थे मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर। अपने 2 बेटों को उन्होंने कहा यार अपनी जान वक़्फ़ करो लेकिन तुर्की की खिलाफत को बचाओ। तो फिर यानी इन 2 भाइयों ने मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर ने अ, तुर्की खिलाफत को बचाने के लिए तहरीक शुरू की। अब देखें हमें अपना आंसर मिल गया है। अभी चूँकि 5 नंबर का था इसलिए कहानी डाली अदरवाइज़ तो बस इतना सा आंसर ठीक था कि तुर्की की खिलाफत बचाने के लिए तहरीक शुरू की। किसने की? मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर ने। अब उससे पहले आपने हम लिख देंगे कि भई हिंदुस्तान में मुसलमान जो थे वो तुर्की का खिलाफत उस्मानी का एहतराम था। जब वो जंग हारे, तुर्की हारा तो उन्हें लगा कि यार ये तो तुर्की को तक़सीम कर देंगे, खिलाफत ख़त्म कर देंगे। तो उस खिलाफत को बचाने के लिए उन्होंने तहरीक शुरू की। और उसके रूहे रवां कौन थे मतलब उसको चलाने वाले कौन थे? ये 2 भाई थे, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर। इज़ इट क्लियर? ओके जी। इसके बाद देखें तहरीक-ए-खिलाफत के मकासद बताएँ। तहरीक-ए-खिलाफत के क्या मकासद थे? ये भी 5 नंबर का बेटा क्वेश्चन है। सिर्फ़ 3 पॉइंट हैं इसके, छोटे-छोटे। प्रोटेक्ट द होली प्लेस ऑफ तुर्की। अब देखा वो समझ आ रही है बात? होली प्लेस ऑफ तुर्की कौन से थे तुर्की के? वही थे मक्का, मदीना, हरमैन शरीफ़ैन क्योंकि वो तुर्की खिलाफत के अंडर आ रहे थे कि जो तुर्की के मुक़द्दस मकामात हैं, उसकी हिफ़ाज़त करो। ये अब समझ आ रही है आप क्या पढ़ रहे हो? ये जो तहरीक-ए-खिलाफत चली थी, उसके क्या मकसद थे? 3 मकसद थे। पहली बात, ये जो मुसलमानों के तुर्की के मुक़द्दस मकामात हैं, उनकी हिफ़ाज़त की जाए। दूसरी बात जो तुर्की की खिलाफत है, जो तुर्की का खलीफा है, उसकी हिफाज़त की जाए, उसे कुछ ना कहा जाए। जो कैलिफ तुर्की उसकी प्रोटेक्ट किया जाए, उसको कुछ ना कहा जाए। तीसरी भई जो अब ये तुर्की जंग हार गया और जो सल्तनत ख़त्म होने जा रही है, नज़र आ रही है, इसकी बहाली होनी चाहिए, दोबारा होनी चाहिए। तो ये बेटा 3 पॉइंट हैं कि मकासद क्या थे? एक मुक़द्दस मकामात की हिफाज़त, दूसरा तुर्की के खलीफा की हिफाज़त, तीसरा सल्तनत उस्मानिया की बहाली।
बेटा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बेटा बोर तो नहीं हो रहे क्योंकि मैं आपको बताऊं मुझे खैर बताने की ज़रूरत इतनी है नहीं। आपको ये पता है कि ये जो पाक स्टडीज़ होती है असल में जियो एंड हिस्ट्री थोड़ा-सा खुश्क मज़मून है और आप भी पढ़ते रहते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, सालों से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा होता है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितनी ये इंटरेस्टेड रहे और आपने बेटा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपको आप क्या कहते हैं सर बस पेपर अपलोड कर दिया करें या इस तरह बताया करें? आपने कमेंट में ज़रूर बताना है और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर करो यार, ठीक है? इसके बाद देखें ये बेटा आपको ना सिर्फ़ नाम याद रखने हैं औरतों के कि पाकिस्तान की जद्दोजहद यानी जब पाकिस्तान बन रहा था तो मुसलमान ख़वातीन के नाम बताएँ। अच्छा बेटा ये आपको ना नाम ही याद करने हैं। तो ये ना नाम थे, इसके मैंने ना इनके नाम निकाले भी थे वैसे, ये जो क्वेश्चन क्या था कि पाकिस्तान की जो तहरीक थी, उनमें औरतें भी शामिल थी। हर जगह देखें ये औरतें ही औरतें नज़र आ रही थी। तो इन्होंने भी अपना हिस्सा डाला था, तो इनके हमने ना ये नाम याद करने हैं। तो इनके जनाब नाम जो हैं, अब ये आपको ना मैं मतलब समझा तो नहीं सकता, ये तो नाम ही है। फातिमा जिन्ना थी, शाइस्ता इकरामुल्लाह थी, बेगम सलमा तसद्दुक़ थी, राना लियाकत अली खान की जो बेगम थी, मोहम्मद अली जौहर की बेगम थी, जहाँ आरा शाह नवाज़, इसका ये पता है कौन है जहाँ आरा शाह नवाज़? ये जो आपका बिलावल भुट्टो है, इसका फादर कौन है? सॉरी नाना जी हैं जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी मदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मदर जहाँ आरा शाह नवाज़। तो ये इस तरह के ये नाम हैं। तो बेटा ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। याद करें 5 नंबर का था, 5 याद कर लें, कोशिश करें सारे करें, ठीक है? अच्छा इसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन ये भी 5 नंबर का है, पॉइंट में आसान है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मकासद को बयान करें। अच्छा इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपको पता है क्या है? 1857 की जो जंग हुई थी ना उससे पहले क्या होता था मुगल हुकूमत कर रहे थे। अंग्रेज़ आ चुके थे लेकिन फिर भी मुगल क्या हुकूमत कर रहे थे। तो लेकिन जब जंग आज़ादी में मुसलमान और हिंदू ने इकट्ठे मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी थी तो हार गए। फिर जो है पूरा बर्रे-सगीर चाहे उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख जो भी थे, वो सियासी तौर पे बिल्कुल तबाह हो गए थे। मतलब वो उनका ना हुकूमत से कॉन्टैक्ट था और उन पे हुकूमत के ज़ुल्म ही होते थे। ये यूँ नहीं कहते उनको गुलाम बना लिया गया था। अंग्रेज़ हुक्मरान बन गए थे। तो फिर 10, 15, 20, 25, 30 साल तो ऐसे ही चलता रहा, कुछ भी नहीं हुआ था। 1857 में उन्होंने जंग लड़ी और अंग्रेज़ ज़ाहिर है जीत गए थे तो उन पे ज़ुल्म कर रहे थे। 15-20 साल तो बहुत बुरे दिन रहे हैं यार। तो फिर क्या हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर एक जमात बनाई थी। अ, हिन ये असल में ना हिंदू और मुसलमानों ने इकट्ठे मिल के बनाई थी। तो ये इकट्ठे ही थे उस वक़्त कांग्रेस जो बनी थी। दोनों ने हिंदुओं उन्होंने अपनी सियासी हकूक़ के लिए ना कि भई हिंदुस्तानी अवाम है, चाहे उसमें हिंदू और मुसलमान हैं, उनकी उनके बड़े वो एक एहसास महरूमी का शिकार हो गए हैं, उनको बड़ी शिकायत है, अंग्रेज़ हुकूमत उन पे बड़ी ज़ुल्म कर रही है, उनकी भी फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाए, तो एक जमात बनाई, एक पार्टी बनाई, जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। अब क्वेश्चन ये है कि उसके मकासद बताएँ, क्या एम क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे? भई, सबसे पहले तो ये कि कौमियत का एहसास पैदा करें हिंदुस्तानियों में और ये अगेन मैं कह रहा हूँ लफ्ज़ हिंदुस्तानी क्यों यूज़ हुआ, ये दोनों मुसलमानों, हिंदुओं ने इकट्ठे मिल के बनाई थी। हिंदुस्तानी अवाम की शिकायत का अज़ाला किया जाए और लोगों को दोबारा मुनज़्ज़म किया जाए। अब देखें दोबारा मुनज़्ज़म वाली बात समझ आई है? कि वो जंग-ए-आज़ादी हुई ना, तो अंग्रेज़ जीत गए, तो फिर ये बेचारे बिखर गए थे सियासी तौर पे भी। बिच मतलब कौन? हिंदू, मुसलमान, सारा बरे-सगीर के जो लोग थे। तो भई दोबारा उनको इकट्ठा किया जाए और जितनी भी हिंदुस्तानी अवाम है, हिंदू, सिख, मुसलमान, उनकी फलाह-ओ-बहबूद के लिए काम किया जाए। तो ये 4 पॉइंट, ये 4 मकासद हैं। कौन-कौन से? कौमियत का एहसास, शिकायत का अज़ाला, लोगों को दोबारा मुनज़्ज़म किया जाए और उनकी फलाह-ओ-बहबूद के लिए काम किया जाए। ठीक हो गया? इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम के बारे में ए होम के ख़यालात को बयान करें। अब ये 5 नंबर के सवाल है आपके पास। अच्छा ये ए होम अब क्या चक्कर है? ये कौन है ए होम? ये बाबा जी नज़र आ रहे हैं? ये जब वो जमात बनी थी तो ये बंदा था, ये उन अंग्रेज़ों का ही असल में आपको मज़े की बात बताऊँ, ये बड़े उस्ताद होते हैं। ये अंग्रेज़ जो है ना, आप इनको एवें ना गिनें, ये इसने ही तो बनाई थी। ये इंडियन
मतलब बनाई इसने नहीं, डायरेक्ट खुद नहीं था। अंग्रेज़ों को और उनको सॉरी हिंदुओं और मुसलमानों को कहा कि यार आपके हकूक होने चाहिए, आपकी भी फलाह व बहबूद होनी चाहिए, आपकी भी सियासत मतलब ताकि इनको तक़सीम करके इनको ख़त्म किया जाए। ये इनका एक अंग्रेज़ों की चाल होती है। ख़ैर, ये बंदा जो है ये ए ह्यूम इसका नाम देखें एलन एक्टिवन पूरा नाम इसका है ए ह्यूम ये वाला। तो ख़ैर हमारे पास तो भई सीधी-सीधी, मीठी-मीठी बातें होती हैं पाक स्टडी में हमने तो उन्हीं को पढ़ना होता है, लेकिन असल कहानियाँ जो होती है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा ख़ैर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, बनाई इसी ने थी, क्या बन गई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई तो ए ह्यूम के क्या ख़्यालात थे? अच्छा अब देखिए जी, ए ह्यूम का ख़्याल था कि जो बढ़ती हुई सियासी बेचैनी है, अवाम जो मुआशी तौर पे मुश्किलात में मुब्तला हो रही है और साज़िशें हो रही हैं और जो आज़ादी जैसी सूरत-ए-हाल से महरूम हो गई है बरसग़ीर की अवाम, भई इनको एक तंज़ीम की ज़रूरत है। अच्छा आप इसकी चेक करें, खुद अंग्रेज़ है, खुद कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और हमें मतलब बता रहे हैं कि भई सियासी बेचैनी बढ़ रही है, मुश्किलात बड़ी बढ़ रही हैं, साज़िशें बड़ी हो रही हैं और आपके पास आज़ादी भी नहीं है। तो भई आपको ऐसी तंज़ीम की ज़रूरत है जो शिकायत का इज़हार आप कर सको। तो तब जनाब 1885 में कांग्रेस कायम हुई। अच्छा बेटा ये मैंने सब बात बता दी है हमारी रेलेवेंट कोई इतनी भी ज़्यादा नहीं लेकिन 5 वर्ड है। ए ह्यूम ने कहा कि सियासी जो साज़िशें हैं वो बढ़ रही हैं, सियासी बेचैनी बढ़ रही है, मुआशी मुश्किलात बढ़ रही है, आपके पास आज़ादी नहीं है, तो आपको एक तंज़ीम की ज़रूरत है। किनको कह रहे हैं? ये हिंदू और मुसलमानों को बरसग़ीर में। तो आप ताकि आप अपनी शिकायत का इज़हार कर सकें, तो तब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की डेट ज़रूर लिखनी है, इसका नंबर है आपका 1885 1885 ठीक है? होपफुली क्लियर होगी चीज़। जी, उसके बाद है हमारे पास डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अच्छा बेटा अब ना सारे ये 8 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। सारे ही 8 नंबर के हैं, तो ये थोड़े-थोड़े बड़े हैं। अब वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये हालाँकि छोटा-सा है, आसान-सा है, 3 पॉइंट हैं, लेकिन हमें थोड़े इसमें क्योंकि ये वो आंसर है जो हमारे पास की में आया है कि आपने ये देख के चेक किया। वैसे इसके टोटल ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, टोटल ही 3 पॉइंट है। अब लेकिन वो 8 नंबर का ये क्वेश्चन था तो इसलिए उसने थोड़ा-सा डिस्क्राइब भी किया है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के आपने मकासद बताने हैं कि इसके मकासद क्या थे? अच्छा आपको बता दूँ अ, ये जो कांग्रेस बनी थी ना कांग्रेस, इसमें क्या मसला था, ये हालाँकि हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलके बनाई थी। लेकिन जब ये जमात जो है मकबूल हो गई बरसग़ीर में भी और अंग्रेज़ों के सामने भी, तो ये फिर इस पे जो डोमिनेंसी है, ज़्यादा इसमें हिंदू इकट्ठे हो गए। तो वो जो भी बात करते, वो हिंदुओं के हक में करते, मुसलमानों को वो अक्सर जगहों पे इग्नोर कर देते। तो फिर मुसलमानों ने महसूस किया कि भई हमारा हमारी भी कोई जमात होनी चाहिए। तो तब जाके ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग नून कह रहा हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है? तो इसके 3 पॉइंट हैं। कौन-कौन से हैं? मकासद 3 थे। अब देखिए मैंने बताया ना ये प्योर मुसलमानों की थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के वफ़ादारी के जज़्बात को फ़रोग़ देना और गलतफ़हमियों को दूर करना। अच्छा, अब जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे आपको बड़ा अजीब लगेगा। हैं, मुसलमानों को बरतानवी हुकूमत का वफ़ादार बना रहे हैं और गलतफ़हमियाँ दूर कर रहे हैं। लेकिन आप उस दौर का सिनेरियो समझें, मुसलमानों से ज़मीनें ले ली अंग्रेज़ों ने, उनको ना कोई नौकरी देनी। वो समझते थे कि जो जंग हमारे खिलाफ लड़ी है, जंग आज़ादी, ये मुसलमानों ने लड़ी, तो उनको बहुत ज़ुल्म हो रहा था। तो वो मुसलमान अंग्रेज़ों से मुतनफ़िर थे और अंग्रेज़ मुसलमानों से मुतनफ़िर थे आपस में और अगर मार खाते थे बेचारे मुसलमान, ज़ुल्म हो रहा था। तो मुस्लिम रहनुमाओं ने सोचा यार हम इनको कैसे ज़ुल्म से बचाएँ? तो उन्होंने कहा कि यार वक़्त का तकाज़ा यही है कि आप इनके साथ वफ़ादार रहें, अभी हम पे हुक्मरान हो गए, हमने ज़िंदगी तो गुज़ारनी है। और आपस में दोनों की जो गलतफ़हमियाँ थी कि भई हमने नहीं लड़ी, बाकियों ने भी लड़ी है, तो ये दूर की जाए, एक बात। दूसरी बात मुसलमानों के हकूक और मफादात को भी सामने रखा जाए और वो बरतानवी हुकूमत के सामने लाने की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। 2 तीसरा
मुसलमानों में मुस्लिम लीग के दीगर मकासिद से अच्छा ये वाला मैं पहले पॉइंट बता दूँ फिर यहाँ हाइलाइट करवाता हूँ कि भई मुस्लिम लीग ने कहा कि हम ना सिर्फ़ मुसलमानों के हकूक़ की बात करेंगे, हमारे मुसलमानों के हकूक़ ज़ाया ना हो फिर हम किसी और के भी हकूक़ की बात करेंगे और दूसरे जो पार्टीज़ हैं, दूसरे लोग हैं, हिंदू, सिख, उनके साथ भी हम अच्छा सलूक चाहते हैं। ठीक है? तो ये बेटा 3 पॉइंट है ये आपके 8 नंबर का आई थिंक था। ये सारे 8-8 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद बेटा हम मेरे पास है सनअतकारी पर नोट तहरीर करें। अच्छा सनअतकारी क्या होती है? भई जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं आपकी, ये सारी ये सनअतकारी क्या है? ये इंडस्ट्रीज़ मतलब कपड़े की इंडस्ट्री, चीनी की, ये सारी ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये सनअतकारी होती है। तो सनअतकारी वो अमल है जिसके ज़रिए मईशत को ज़रई मईशत से सनती मईशत में तब्दील किया। ज़रई और ये क्या मतलब है इस चीज़ का? कि भई देखें पाकिस्तान तो एक ज़रई मुल्क है। आप कपास बना लें और सस्ती कपास बेच के बाहर भेज दें और बाहर से कपड़ा वो नहीं पड़ेगा। वो कहता है कि ये जो ज़राअत आप करते हो इंडस्ट्री भी बना लो, यानी कपास अगर उगाते हो साथ कपड़े भी उगा लो। तो यही सनअतकारी है कि उन चीज़ बड़े पैमाने पे चीज़ें बनाएँ। ख़ाम माल से क्या मुराद होता है? जैसे कपास एक ख़ाम माल है। इससे आप क्या बनाएँ? कपड़ा ये वो इस तरह की चीज़ें। तो ये हमारा ये भी 8 नंबर का था या 7 का था। मैंने बताया ना अब सारे 8-8 7-7 नंबर वाले शुरू हो गए हैं। तो बेटा इनको और ये ऐसे हैं जिन पे आप खुद भी लिख सकते हैं। पाकिस्तान की घरेलू सनअत पर मुख्तसर नोट लिखें। अच्छा बेटा ये जो घरेलू सनअतें होती हैं ना, ये क्या होती हैं असल में? इसको कॉटेज इंडस्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं। ये देख रहे हैं मतलब घरों में ही लोग छोटी-छोटी सनअतें आपने देखा होगा कोई धागा, कंबल, खेस इस तरह की चीज़ें नहीं बना रहे होते घरों में बैठ के, तो इसको हम घरेलू सनअतें कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ये छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ में, ये घरेलू सनअतें होती हैं। अच्छा ये तो सिर्फ़ अब ये हैं अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें घरेलू सनतों में आ गई हैं। छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ साबुन की इनकी बनाई हुई हैं घरों में। तो ये घरेलू सनतें हैं। अब इसमें आपने कहना क्या है? वो कहता है कि घरेलू सनतें जो हैं अब देखिए 8 नंबर का है आप गौर से सुनना। ये मुफ्त पाकिस्तान के तमाम सूबों में मकबूल है मतलब हर सूबे में ये काम हो रहा है। एक तो ये फ़ायदा होता है कि इससे लोगों को रोज़गार मिलता है। दूसरा ये होता है कि मसनूआत बनाने के लिए सस्ते मकामी ख़ाम माल मिल जाते हैं। अच्छा देखिए इसका बड़ा फ़ायदा होता है, आप देहातों में अगर कोई छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ बनती है, आपको लेबर सस्ती पड़ जाती है, चीज़ें सस्ती पड़ जाती है, वरना लेट्स से कपड़े की अगर कारखाने अक्सर होते तो बाहर ही हैं। लेकिन अब देखिए कितना कपास का खर्च अगर यही कपड़े की कोई कारखाना किसी देहात में लगा ले, ना उसका वो पेट्रोल का खर्चा बचेगा, लेबर सस्ती मिल जाएगी, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? ज़्यादातर हाथ से काम करने में इस चीज़ें होती हैं, लेकिन ये घरेलू सनतें का मतलब वो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। ज़्यादातर इनमें जो हाथों से करने वाले काम होते हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो ये सनती मकामी तौर पर पूरा करती हैं। ज़िम्मेदार देही शहरी नकल मकानी और कौमी कमाई में काफ़ी तनासब में हिस्सा डालती हैं। अभी इस लाइन का मतलब क्या है कि नकल मकानी की तो आगे डेफ़िनिशन पड़ी है, वो 6 नंबर की है, वो अलग बताता हूँ। कमाई में काफ़ी तनासब हिस्से डालती है, इसका मतलब है कि आप इनको छोटी-छोटी सनतें लगाते हैं ना, ये इनको ऐसे ही ना समझें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब अब देखें हम कितने करोड़ हैं, अगर हम छोटे-छोटे काम चाहे ऑफ़लाइन अब तो ऑनलाइन भी आ गए हैं, तो आप छोटे-छोटे काम ऑनलाइन सीखें और करोड़ों लोग करना शुरू कर दें और हर बंदा 2-2 डॉलर भी बाहर से लाए, तो करोड़ों डॉलर बाहर से आएँगे। तो वो कहते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं, ये आपकी कौमी कमाई में हिस्सा डालती हैं। ठीक है? तो ये बेटा पॉइंट अंडरलाइन करके इनको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नकल मकानी किसे कहते हैं? अच्छा नकल मकानी है एक जगह से ऐसा अमल है जिसके ज़रिए अफ़राद मुस्तकिल रिहायशी दूसरे मुल्क या शहर में चले जाते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह में जैसे हम हैं। अब वो बच्चे पूछ रहे थे सर आप पढ़ाता मज़ा बड़ा आता सुनते हुए। यार हम देहात के लोग हैं, देहाती देसी लोग हैं। अब हम लाहौर आ गए हैं, तो ये नकल मकानी की है कि हम हैं तो देहात के लेकिन यहाँ के शहरी बन गए। तो वो एक शेर है नहीं कि जब उसके दिल में कोई और आ गया, मैं भी गाँव छोड़ के लाहौर आ गया। तो ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। तो खैर लाहौर से मेरी वैसे बड़ी मोहब्बत है। लाहौर बड़ा मुझे अज़ीज़ है। तो यहाँ औलिया किराम भी हैं और सबसे बड़ी बात असल में जो बात है वो अल्लामा इकबाल
का मज़ार जो है, क्योंकि मेरे फ़ेवरेट शायर हैं अल्लामा इकबाल, मैं उन्हें बड़ा पढ़ता हूँ, आपको भी कहता हूँ। अभी आप 8th में थोड़ा-थोड़ा पढ़ा करें, बड़ी मोटिवेशन आपको मिलेगी। तो ख़ैर, ये लाहौर है, शहरे लाहौर तेरी गलियाँ दाइम आबाद, तेरी शहर की हवा खींच के लाई मुझको। अच्छा ख़ैर हमारे पास भाई इतना टाइम नहीं है पोएट्री-शोएट्री का, हमारा पेपर है सुबह। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे नकल मकानी की, के एक शहरी दूसरे शहर में आ जाए, वहाँ रहने लग जाए तो नकल मकानी इसको कहते हैं। और इससे वो कहता है कि इससे फ़ायदा क्या है? सनअतकारी की वजह से जिसमें सनअती लोग एक बड़ी तादाद जो इल्म-हुनर हो, वो मुलाज़मत के लिए राग़िब हो जाते हैं। लोग अपने मेयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की हम मतलब बाहर क्यों आए हों? भई अपनी गाँव से उठ के बाहर आ गए हैं ताकि अपनी ज़िंदगी बेहतर करें और ये शहर में आए दिस दैट हो गया, ठीक है? बेटा 8 नंबर कलम। फिर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पस मंज़र 14 निकात के पस मंज़र की वज़ाहत करें। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा-सा बता दे दूँ, इसमें हुआ क्या कि जो नेहरू रिपोर्ट थी, अब आपने तो पढ़ी होगी लेकिन मैं आप यूँ समझ लें कि जो हिंदुओं का लीडर था नेहरू ने कुछ बातें रखी अंग्रेज़ों के सामने। अब वो सारी ऐसी बातें थी जो हिंदुओं के हक़ में थी, मुसलमानों के खिलाफ में थी। तो उसने रिपोर्ट पेश की तो कायदे-आज़म ने और मुसलमानों ने जब ये चीज़ें देखी भई यार ये वैसे तो हिंदू हमारे साथ हैं, लेकिन ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं। तो उसके मतलब वो सारी बातें जो थी, जो हिंदू को बेनकाब कर रही थीं, तो उन सिफ़ारिशात को मुसलमानों ने उनकी मुखालफत की। सिफ़ारिशात मतलब उन पॉइंट्स को, तो अगर उनको मान लिया जाता ना तो हिंदुओं का कब्ज़ा हो जाता। यानी नेहरू ने ऐसी बातें या ऐसे प्रपोज़ल रखे थे अंग्रेज़ के सामने। तो फिर इसके खिलाफ में कायदे-आज़म ने भी फिर अपनी कुछ पॉइंट्स रखे सामने, उनको 14 नकात कहा जाता है। बात समझ आ गई? अब उन 14 निकात में से ये भी मेरे ख़्याल में 5-6 नंबर का था कि 3 आपने बताने हैं। अच्छा बेटा, मैं शॉर्टली आप इसको बता देता हूँ। मरकज़ी कानून साज़ कौंसल में मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 से कम नहीं हो। अब इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा भई फॉर एग्ज़ाम्पल एक पूरे इंडिया की या आप यूँ समझ लें पाकिस्तान नेशनल असेंबली है, उसके 90 90 एमएनए हैं, 90। वो कहता है मुसलमानों को 1/3 ज़रूर मिलना चाहिए, यानी 10 ऐसे होने चाहिए जो मुसलमानों के एमएनए होने चाहिए। ये बात हो गई। अच्छा, कोई किसी भी मुकन्नना में कोई बिल या करारदाद मंज़ूर नहीं की जाएगी। अब इसका मैं पहले मतलब बता दूँ कि भई जैसे असेंबली में कानून बनते हैं ना कोई भी, वो कहते हैं जब तक नहीं बनेंगे, जब तक मसलन मुसलमानों के खिलाफ या उसके हक में कोई कानून बनाने लगे हैं, तो वो कहता है आप ये कानून तब बनाओगे जब 3/4 उस कम्युनिटी के उस बिल को पास ना कर दें। कम्युनिटी मुराद है अब इंडिया में मुसलमान, अंग्रेज़, सिख। अब लेट्स से मुसलमानों के हक में कोई बिल है, जो बज़ाहिर मुसलमानों के हक में नहीं है। कायदे-आज़म ने कहा कि ऐसे बिल अगर हुए, वो तभी आप पास कर सकोगे अगर 3/4 यानी 100 बंदों में से 75 ने इस बिल को कहा, मुसलमानों ने कहा कि हाँ बनना चाहिए, फिर बने वरना ना बने। ये बात हो गई। और मरकज़ी में मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी दी जाए, ये वो ऊपर वाली ही बात है, तो आप इसको रट लेना। इसके बाद बेटा लखनऊ माहदे के की वज़ाहत करें। अच्छा, लखनऊ माहदा बेटा, ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, लखनऊ माहदा क्या था कि यहाँ पे ना ये लखनऊ में हुआ था और ये कायदे-आज़म की कोशिश से हुआ था और ये पहली दफ़ा हुआ कि मुसलमान और हिंदू एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे हो गए, कायदे-आज़म की कोशिश से। और इसमें फिर कांग्रेस ने यानी हिंदुओं ने मुसलमानों की काफ़ी बातें मान ली थी। मसलन मुसलमान अलग वोटर चाहते अपना वोट हक़ चाहते थे, वो मिल गया। मुसलमान 1/3 नुमाइंदगी यानी एमएनए चाहते थे, वो मिल गया। मतलब इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मुसलमानों की हिंदुओं ने बात मान ली थी। यानी जो-जो अंग्रेज़ों वो ऊपर कही थी ना, ये सारी बात मान ली थी। यानी इसलिए कायदे-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता था कि इसकी कोशिशों से ये बातें हमारी मानी गई थी। तो ये लखनऊ पैक्ट है, ठीक है? इसके बाद बेटा वीटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ पाकिस्तान की अहम दरामदात और बरामदात में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन का किरदार। अब ये 7 नंबर का है। अब अहम दरामदात और बरामदात आपको पता है, जो हम बाहर भेजते हैं उसको बरामदात बोलते हैं। जो चीज़ें हम बाहर से अपने मुल्क में मंगवाते हैं उसको दरामदात कहते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि इन दरामदात-बरामदात में डब्ल्यूटीओ का क्या किरदार है? अब इसमें ना आपको सच बताऊँ, ये आंसर की तो उनकी है, लेकिन इसके खिलाफ सिर्फ़ एक बात लिखी हुई है। वो ये
कि जो डब्ल्यूटीओ है, वो कवानीन तय करती है कि 2 ममालिक के दरमियान किस तरह दरामदात-बरामदात होने चाहिए। ये मेन पॉइंट है। बाकी सारी कहानियाँ हैं कि जी दरामदात-बरामदात क्या होती है कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान सामान की खरीदो-फरोख्त, आप भी इसी तरह लिख देना। तो उस खरीदो-फरोख्त में कुछ ना कुछ कवानीन होने चाहिए, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड मेयार बनने चाहिए। तो इन स्टैंडर्ड और मेयार को बनाने के लिए कौन तय करता है ये? डब्ल्यूटीओ तय करता है। पाकिस्तान ने भी इस तरह का एक मेयार बनाया हो जिसको टी-डैप यानी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, जो कि डब्ल्यूटीओ के जो भी कवानीन बने होते हैं, उनको वो यकीनी बनाता है। ठीक है? ये 7 नंबर का। इसके बाद बेटा कपास की सनत की बतौर बरामद अहमियत बयान करें। तो बरामद का मतलब है कि बाहर, बी से बरामद से बाहर भेजना। कपास की सनत की बतौर बरामद अहमियत। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, एक तो बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान सनत की सबसे अहम बड़े पैमाने सनत है टेक्सटाइल, जो है कपड़े की होती है। मुल्क में 500 से जायद टेक्सटाइल मिले हैं। तो पाकिस्तान में क्वालिटी की कपास भी क्वालिटी की होती है, और आपको मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूं, पाकिस्तान से बहुत सा कपड़ा बन के बाहर जाता है। मैं देख रहा था अभी आप ही के, मेरे मुझे पहले ज़हन में था, मैं को एग्जैक्ट सर्च करूं, और ये 2022 का है। 3.7 यानी 4 अरब रुपए हम कपास बाहर भेजते हैं। 22 का बहुत भी ज्यादा, यानी यूं समझ लें कि हम कपास से अरबों रुपए कमाते हैं। 500 से सजाई टेक्सटाइल हैं, बहुत बड़ी सनत है, और ये पंजाब में भी है, सिंध में भी है, जो कपास बनती है। तो इससे हम क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं। अच्छा, मैं ऐसे क्वेश्चन में आपको बताऊं, अब इसमें सारी कहानी है, आप यकीन नहीं करें, जो फैक्ट है ना, कि एक ये शुरू वाली आप लाइन लिखें, अहम है, 500 से ज़ायद टेक्सटाइल हैं, और 40% कपास की जो है कपड़े ये वो बनते हैं। तो ये 1-2 लिख के आप बस बात कर दें, तो ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, एक और मैंने ना, बल्कि यहाँ ये आप ये वाला ना करें, इसको ना, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने एग्ज़ैक्ट आसान करके ना ये वाला किया हुआ है। तो आप ये वाली करें चीज़ें, ठीक है? हाँ। क्योंकि इसमें ना अब ये चीज़ जो बताई हुई है ना, ये एक्स्ट्रा है। इसका कोई मकसद ही नहीं है यहाँ पे। ये मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये जो चीज़ है ना, उम, यहाँ से उर्दू का मैंने रेज़ किया हुआ, आपको बस बहुत है, ये इतना बहुत है। आपको डिटेल, क्योंकि ये है तो ठीक है 8 नंबर का है, लेकिन ये उसकी डिटेल वो बनती कैसे है उसमें चला गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ख़ैर, बेटा मैं अगेन बता दूँ, इसमें कौन-कौन से आपके पॉइंट हैं, कि बड़ी सनत है, 500 से ज़ायद मिल हैं, क्वालिटी का कपास उगाई जाती है जो सूबा सिंध और पंजाब में है, और मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री टेक्सटाइल मिल हैं, और वो कहते हैं कि तमाम बरामद का तकरीबन 40% यानी हम जितना भी लेट्स से हमने 100 करोड़ बाहर से कमाया, तो 40 करोड़ से कमाए हैं, कपास से कमाए हैं। ये बातें करके आप बस, ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन पूरा। इसके बाद बेटा है 7 नंबर का, खाम कपड़े से कपास से कपड़ा बनने तक का अमल बताएं। ये बेटा आप भी थोड़ा सा हो रहे होंगे, मेरे ख्याल में थर्ड लास्ट आखिरी क्वेश्चन है हमारा। खाम माल से खाम कपास से कपड़ा बनने का, यानी वो आपसे पूछ रहा है कि कपास से कपड़ा बनने के मराइल बताएं। अब ये देखिए कितनी लंबी चौड़ी बात लिखी हो, हालांकि आसान सी बात है क्या। अभी ये देख के आप यही लिख दें। पहले वो आपका कॉटन होता है, यानी ये कपास है। इस कपास से वो बिनोले निकाले जाए, जो बिनोले आप उसको नहीं देते, जानवरों को देते हैं, वो बिनोले इससे अलहदा किए जाते हैं। देखिए, इसको हम जिनिंग भी बोलते हैं, वो यानी बीज जो है वो अलहदा निकाल लेते हैं, इसको जिनिंग बोलते हैं। अब होता क्या है कि बीज तो निकल गया, ये अभी कपास की धागा सी चीजें उलझी हुई हो जाती हैं। तो इसको आगे वो एक ये लंबी, वहां लिखा भी है कि लंबी डोरी नुमा, जो उलझा हुआ धागा है उसको ये वाली चीज सीधी करेगी। अब ये सीधी करके फिर आगे बड़े-बड़े वो ये गिट्टी टाइप या इस तरह के होल बना लेगी। अब इनसे फिर आगे कपड़े, और फिर आगे जो भी चीज़ें फैब्रिक्स वगैरह बनती हैं। समझ आई? अब ये सारा यही प्रोसेस वहाँ लिखा हुआ। कॉटन, कॉटन की जिनिंग हुई यानी बिनोला अलग हुआ, उलझे धागे बन गए, उलझे धागों को सीधा किया जाता है, सीधों के बंडल बनाए जाते हैं, बंडल से फिर कपड़ा और दूसरी चीज़ें कि जब कपास की कटाई होती है तो दर्जा मुझसे पूछते हैं, बीजों को, बिनोलों को धागों से अलग करने के लिए एक मशीन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी जिनिंग। इन बीजों को फिर इनका तेल हासिल करने के लिए कुतल जाता है। हालाँकि आप उन्हें कपड़े का क्यों बता रहे हो बिनोलों का? कह रहा है जो आप कपास से वो बीज यानी बिनोला निकालते हैं उसका तेल बन जाता है। अच्छा, जो पीछे फुजला रह जाता है,
अच्छा अब ये देखिए यहाँ से असल बात चल रही है, जो उलझे हुए रुई के धागे फिर कार्डिंग मशीन पर जाते हैं जहाँ घूमने वाली कंघी धागा को सीधा करती है। ये वाली, ये वाली। उस धागे को उलझे हुए धागे को सीधा करती है। फिर कंघी हुई रुई के धागों को एक ड्राइंग मशीन में डाल दिया जाता है जो इन्हें रुई की तरह और पेंसिल के साइज की तरह बगैर मरोड़े रुई की नरम लंबाई में बदल यानी वो धागा पूरा लंबा हो जाता है। ये एक स्पिनिंग मशीन के ज़रिए डाले जाते हैं। ये वाला समझ आ रही है कि स्पिनिंग मशीन के ज़रिए आगे भेज दिया जाता है। अच्छा, ये आगे फिर वही आके आगे उससे तौलिए, कपड़े जो भी आपने बनाने हैं वो बनाते हैं, ठीक है? तो ये भी मेरे ख्याल में 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये 2 ही रह गए हैं। बेटा आप इसकी अच्छी से तैयारी करो और पॉइंट में याद करो, मैं पहले बता रहा हूँ। देख लें मैंने मेहनत की है पूरी जितनी मैं कर सकता था। वीडियो को बेटा जाते-जाते आपने लाइक ज़रूर करना है। तो दरामदात को कम करने के दरपेश मसाइल एक मुख्तसर नोट लिखें। बेटा क्वेश्चन क्या है 8 नंबर का है कि हम जो दरामदात क्या है जो हम बाहर मुल्कों से चीज़ें खरीदते हैं। अब जब बाहर मुल्कों से चीज़ें खरीदते हैं ना तो इसमें नुकसान है। अगर आप अपने ही मुल्क में पैसा खर्च कर रहे हैं इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर बाहर से आप चीज़ें आती हैं ना तो ये मसला है। वो कहते हैं इस मसले को पे आपने एक नोट लिखनी है। कहते हैं दरामदात को कम करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तवाज़ुन की अदायगी है, तवाज़ुन की अदायगी क्या होता है कि हमने कितना खरीदा और कितना बेचा, उसमें मसले पैदा होते हैं। तो हमें क्या-क्या करना चाहिए कि हाई वैल्यू एडेड अशिया की पैदावार बढ़ानी चाहिए कि जिनमें दूसरे मुल्कों में माँग है, हाई वैल्यू एड चीज़ें हैं, उनकी पैदावार बढ़ानी चाहिए। और हम जो लग्ज़री आइटम बाहर से मँगवाते हैं, वो कम होने चाहिए। अब हम तो इतना ज़्यादा नहीं मँगवाते, जो बड़े-बड़े लोग हैं, टाइलें बाहर से आ रही हैं, घरों के फ़ानूस बाहर से आ रहे हैं, भई आप क्यों मँगवा रहे हो, डॉलर भेज रहे हो बाहर। अच्छा इसी तरह शाह खुर्दोनोश अब पत्ती आप बहुत ज़्यादा दरामद करते हो। तो कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें खुद होनी चाहिए। फिर तरबियत तालीम हो ताकि खुद लोग बनाएँ, कमाएँ और आबादी को कंट्रोल। तो बेटा ये पॉइंट आपने इसमें लिखने हैं 8 नंबर का। इसके बाद वही जो हम तवाज़ुन को कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी अदायगी के तवाज़ुन को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आखिरी है बेटा 7 नंबरों का। बेटा मेरे लिए दुआ करनी है, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपका पेपर 100% हो। आपने भी कमेंट में मेरे लिए दुआ करनी है और अपने लिए आमीन रखना है, ठीक है? कि अल्लाह करे जो आप याद करके जाओ सबसे अच्छा क्वेश्चन हो वही आपके पेपर में आए। आपको पता है मैं हर पेपर में क्यों दुआ करता हूँ? अच्छा वहाँ जब सारे आमीन, आमीन लिख रहे होते हैं तो किसी की अल्लाह ताला को किसी की आमीन पसंद आ जाती है तो वो चीज़ें हमारे काम आती हैं, तो आप भी लिख दिया करें, ठीक है? तो आखिरी क्वेश्चन है, अदायगी के तवाज़ुन को कैसे बेहतर किया जा सकता है? तो देखिए, जो पहले वाला आंसर है ना वो ही है। अब मैंने बताया ना अदायगी तवाज़ुन क्या है? सिंपल मानों में कि कितना बेचा, कितना खरीदा। वो कहते हैं कि जो हाई वैल्यू एडेड अशिया हैं मतलब जो महँगी चीज़ें हैं, जिनकी बाहर माँग है, उनकी इज़ाफ़ा किया जाए, बरामद बढ़ाई जाए। इससे वो चीज़ अदायगी का तामुन सही हो जाएगा। एक्सपोर्ट के लिए मंडियाँ तलाश की जाएँ कि हम अपनी चीज़ें कहाँ-कहाँ बेच सकते हैं। और आईटी के फ़ील्ड में, मार्केटिंग के फ़ील्ड में, कंप्यूटर साइंस के फ़ील्ड में इसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि बेटा ये एक ऐसी चीज़ है, जिसे आप छोटे-छोटे बच्चे आजकल आपको नहीं पता ऑनलाइन के इतने वर्क हैं। मैं भी ख़ैर करता हूँ, कभी हम आम बड़े ईज़ी होंगे, पेपर गुज़र जाएँगे तो आपको बताऊँगा कि आप अपने घर बैठ के चीज़ें कैसे कर सकते हैं। बच्चे छोटे बच्चे कमा रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह कभी इस पे मैं आपको जब आप थोड़े से फ्री हो जाएँगे पेपरों से, तो आपसे डिटेल में करेंगे इससे बात। तो वो कह रहा है आईटी की फ़ील्ड में जो है ना, इससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो बेटा ये हमारे आखिरी क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से तैयार करो। और यही क्वेश्चन है, इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख़्याल रखना है, तैयारी अच्छी करनी है। बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, एमसीक्यूज़ इंशाअल्लाह आपके अभी कुछ ही देर में अपलोड मैं कर दूँगा और बेटा एमसीक्यूज़ जो है आपके वो एसएनसी क्लास वाले चैनल पे, वो जो दूसरा चैनल है, उस पे अपलोड होंगे। और ये वीडियो अभी लंबी हो रही है, फिर वो नेक्स्ट वीडियो में और मैं कोशिश करूँगा जल्दी कर दूँगा और समझा के करूँगा क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर समझाया करें, उसे याद हो जाएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।